किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय हाफती हुई नजर आ रही है, इसी की समीक्षा करने के लिए कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक काजपुर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी ने परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख सलाहकार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से भी अवगत कराइए कि आपकी इस परिचर्चा को क्या राय है। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख सलाहकार। और सत्ता की दौड़ में उतरने से पहले ही बीजेपी हाफती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। मोदी के भाषणों में अब जोश खत्म हो गया है और अब तो ऐसा लगने लगा है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हर जगह वो एक जैसी थकी हुई और उबाऊ बातें करते नजर आते हैं। उधर राहुल गांधी हर दिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मोदी की परेशानी कुछ और बढ़ जाती है। राहुल के पास मुद्दों का ढेर है और मुद्दों की इस बड़ी लिस्ट से वो रोज बीजेपी को घेर रहे हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान में थे और खड़गे साहब भी थे और राहुल और खड़गे दोनों ने जनसभा की थी राजस्थान के जयपुर में। तो उधर एक तरफ राजस्थान में राहुल और खड़गे की जनसभा थी तो दूसरी तरफ उधर मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। न्यूज चैनलों में तो मोदी को ही कवरेज दिया जा रहा था, लेकिन जनता का असली उत्साह राहुल की सभा में नजर आया। वाराणसी में मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया और इस मौके पर चंद्रयान से लेकर महिला आरक्षण तक तमाम उपलब्धियों को भुनाने की कोशिश की। वाराणसी में जो स्टेडियम बन रहा है उसे आधे चंद्रमा के आकार का बनाया जाएगा और आमतौर पर स्टेडियम इसी तरह के होते भी हैं। आप देखते होंगे क्रिकेट के स्टेडियम को, लेकिन मोदी जी ने यहां जबरदस्ती हिंदुत्व को घुसाने की कोशिश की। अपने भाषण में उन्होंने चंद्रयान के उतरने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि एक शिव शक्ति पॉइंट वहां चांद पर है और एक यहां काशी में है। मतलब साफ है कि मोदी ने इस तरह की बातों से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। दरअसल यही बीजेपी की चुनावी रणनीति भी है और इसी रणनीति के तहत रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद संसद में गालियां देने से परहेज नहीं करते हैं। खैर, मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट के अलावा महिला आरक्षण पर भी खुद को श्रेय दिया और कहा कि अब नवरात्रि का उत्साह बढ़ जाएगा महिला आरक्षण के कारण। तो जब मोदी वाराणसी में हिंदुत्व की पिच तैयार करने में लगे हुए थे दोस्तों, तभी उधर राहुल गांधी राजस्थान की जनसभा से खूब चौके छक्के लगा रहे थे। महिला आरक्षण पर उन्होंने बीजेपी को घेरा और इसके साथ ही ओबीसी का मुद्दा खड़ा कर दिया। इसके साथ ही राहुल ने हिंदी भाषा के मुद्दे पर भी बीजेपी को तरीके से लपेट लिया। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी हिंदी भाषा को लेकर, अंग्रेजी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए, बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर
अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। तो सुन रहे थे आप, हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। यहां राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर और कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, लेकिन गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की तरह ही महिला आरक्षण पर बीजेपी की खूब खबर ली और इसे जुमला करार दिया। जरा उनको भी सुनते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को। गांधी जी एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले। तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिले। गांधी जी। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। खड़गे साहब ने यहां साफ साफ कहा है कि ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और हर चीज का चुनावी स्टंट करते हैं। ये साफ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसमें भी खासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर। कुल मिलाकर आप कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुनिए दोस्तों, अभी कुछ 2 नेताओं के आपने भाषण सुने और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनिए, तो आपको साफ नजर आएगा कि कांग्रेस आक्रामक होकर आगे बढ़कर खेल रही है, जबकि बीजेपी पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आकर रक्षात्मक यानी डिफेंसिव होकर खेल रही है। दरअसल डिफेंसिव होकर खेलना बीजेपी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि बीजेपी जो दांव चल रही है सब उल्टे पड़ रहे हैं। संसद का विशेष सत्र काम नहीं आया, संसद का नया भवन कोई कमाल नहीं कर पाया, गणेश चतुर्थी के मौके को शुभ बताकर संसद में प्रवेश से कोई फायदा नहीं मिला और आखिर में महिला आरक्षण का दांव भी उल्टा पड़ गया।
क्योंकि इसे ओबीसी कोटे का नया मुद्दा खड़ा हो गया। हर तरफ से बीजेपी फंस गई और रही सही कसर रमेश बिधूड़ी ने पूरी कर दी। इस मौके को बीजेपी संभाल सकती थी, लेकिन उसके ही सांसद ने उसका सच सामने रखा तो बीजेपी कुछ बोल भी नहीं रही है, बल्कि अब भी बीजेपी नेता कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, उस पर संसद के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जयराम रमेश ने नए भवन को असुविधाजनक बताते हुए तंज किया है कि नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहना चाहिए। इस पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुन लीजिए रविशंकर प्रसाद को। यहां जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. तो सुना आपने, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारत की संसद को कांग्रेस के सांसद ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। कमाल की बात है दोस्तों, संसद को असुविधाजनक कहने पर बीजेपी को इसका अपमान दिख रहा है, लेकिन यही रविशंकर प्रसाद उस वक्त हंस रहे थे जब संसद के भीतर उनकी पार्टी के सांसद ने दूसरे सांसद को गालियां दी थीं। ओम बिरला ने अब तक रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं की है और इस पर भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई जवाब है ही नहीं। बीजेपी के नेता केवल विरोधी सांसदों का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया को भी बेईमान बता रहे हैं। दोस्तों जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए और इसकी चर्चा आगे करते हैं। सुनिए जरा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप जानते हैं भोपाल से सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, खुद को साध्वी भी कहती हैं। जरा सुनिए। एक भी ईमानदार नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुम सुनो तुम्हारी तारीफ। जितने भी मीडिया के सीहोर के मीडिया वाले हैं सब बेईमान, एक भी ईमानदार नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुम सुनो तुम्हारी तारीफ। जितने भी मीडिया के सीहोर के मीडिया वाले हैं सब बेईमान। तो सुना आपने किस तरह हंसते हुए प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि मीडिया वाले एक भी ईमानदार नहीं हैं। भले ही ये बात उन्होंने सीहोर के पत्रकारों के लिए कही हो, लेकिन जिस तरह से वो हंसते हुए मीडिया पर बेईमानी का इल्जाम लगा रही हैं, क्या वो सही है? ये सवाल तो उठता है दोस्तों। हो सकता है सीहोर के पत्रकारों ने बता दिया हो कि इस बार एमपी में बीजेपी की हालत खराब है और शायद इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर को इसमें बेईमानी नजर आ रही हो, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की निगाह में किसी के लिए कोई सम्मान है या नहीं? कभी महिलाओं का अपमान तो कभी दलितों और आदिवासियों को मारना पीटना, उनके सिर पर पेशाब करना, कभी मुसलमानों को संसद में सरेआम गालियां देना और अब मीडिया को बेईमान बताना। क्या ऐसे ही दूसरों का अपमान करके बीजेपी इस देश पर राज करेगी, या फिर 2024 आते आते जनता बीजेपी के अपमानों की गिनती पूरी कर उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी? आखिर क्यों बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं दोस्तों? आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले फटाफट परिचय करवाता हूं। और देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज शनिवार है। गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, स्वामी जी आपका स्वागत है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी आपका स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में न्यूज पॉइंट शाम 7 बजे। आप सबको भी इसका इंतजार रहता है और हमें भी रहता है आप सबका इंतजार। और चर्चा में बहुत सारी बातें, लेकिन बीजेपी के सारे दांव कैसे उल्टे पड़ रहे हैं ये हम बता रहे हैं। पिछले 6-7 दिनों से आप लगातार सियासी
सरगर्मियां तेज होते हुए देख रहे हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उसी दिन नए संसद न्यू बिल्डिंग जो है उस पर झंडारोहण, और उसके बाद 18 तारीख से पुरानी संसद में विशेष सत्र का आगाज, फिर 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश, और उसी दिन प्रधानमंत्री की घोषणा कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहना कि शायद ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए मुझे ही चुना हो, ये कहना। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं, एक एक बात आप जानते हैं, यहां कुछ भी दोहराव की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक पैरेलल एक इंसान चल रहा है, वो राहुल गांधी। इन्हीं सब के बीच संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, सड़क पे भी, सब जगह आज स्कूटी चलाते हुए, जरा उस तस्वीर को भी ले आइए, राहुल गांधी स्कूटी चलाते हुए, और वो भी जयपुर में। आज वो तस्वीर भी रुला। राहुल गांधी स्कूटी पर बैठे हुए हैं, ये और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर भी परेशान कर रही होगी। और इससे पहले एक तस्वीर और आई थी जो कुलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके दुख दर्द ये तस्वीर भी आपने देखी। तो बहुत सारी तस्वीरें सप्ताह है, और सप्ताह का अंत आप सबसे चर्चा। आइए सीधे सबसे पहले प्रोफेसर चाहता हूं, और स्वामी जी कैसे देखा जाए इस सप्ताह को, अगर